हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आज के इस खूबसूरत से लेक्चर में हम आपको पढ़ाने वाले हैं पिजेट्स, विगोत्स्कीज और कोलबर्ग की थ्योरी। अगर आप सीटेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आपका एग्जाम तुरंत आने वाला है और आप गलती से इस वीडियो पे आ गए हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं, क्योंकि इस वीडियो को हमने इस तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कवर किया है कि यहां से बाहर कोई सवाल आने वाला ही नहीं है। मतलब सीडीपी में ये जो 3 टॉपिक है, आपको पता हर साल कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, कई बार 5-6 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। और सिर्फ 10 से 15 मिनट की थ्योरी पढ़ने के बाद आप सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। मतलब ये छोटी सी वीडियो से आपके 100% मार्क्स कंप्लीट हैं। तो आज इस लेक्चर में जितना मजा आने वाला है ना मेरे यार, मजा ही आ जाए, क्योंकि इसमें कोई भी बकवास बातें नहीं होंगी, कोई भी थ्योरी को मैं खींचूंगा नहीं। ये जो नोट्स हैं, अगर आपको ये पढ़ने होंगे तो आपको एक टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पे ये सारे नोट्स मिल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट बात आती है यहाँ पे, हम इस तरीके से इसको पढ़ाएंगे, जब मैं आगे जो क्वेश्चंस लेके आया हूँ ना, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आया हूँ, 2022 तक के क्वेश्चंस लेके आया हूँ। 2023, 24, 26 के जाके सोल्व करके देखना। इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे सोल्व ना हो, 100% सोल्व हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही आसान है भाई। प्रिंसिपल्स हैं, थ्योरी है, कहानी तो चेंज होगी नहीं, जो इन्होंने बता दिया था, बोल दिया था, वही सेम रहेगी। तो आइए शुरुआत करते हैं, एक चीज को अच्छे से समझते हैं। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर आपको सीटेट क्रैक करना है तो बिलीव मी कि छोटे छोटे लेक्चर्स आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, क्योंकि ये क्वालिफाई करना आपका बहुत ही आसान बनाए, क्योंकि सीटेट एक कॉम्पिटिटिव नहीं, क्वालिफाइंग एग्जाम है और आप आराम से एक शिक्षक बन पाओगे। पहले उससे पहले आपको सीटेट क्वालिफाई करना जरूरी है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की खूबसूरत जर्नी को। सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम देखते हैं भाई कि ये जो पिजेट है और कोलबर्ग है, इनकी अपनी अपनी थ्योरीज क्या है। अच्छा सर जी, इनकी थ्योरीज के बारे में देखते हैं। अभी ये व्हाइट स्लाइड है, जब अभी क्योंकि थ्योरी पढ़ा रहे हैं, उसके बाद आपकी आंखों के काम के लिए ब्लैक या ब्लू स्लाइड पे पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले देखो, जो पिजेट है ना, उसकी ने बात करी थी कोग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर। इन वर्ड्स का मीनिंग क्या है कोग्निटिव डेवलपमेंट। तो कोग्निटिव डेवलपमेंट पीपल कैसे सोचते हैं, एबिलिटी टू थिंक, लर्न, इन सबको कोग्निटिव डेवलपमेंट की कैटेगरी में डाला जाता है। कैसे आप अपने आप मानसिक स्थिति को बढ़ाते हैं। और मोरल रीजनिंग ये मतलब मोरली कल्चर में कैसे रहते हैं, एथिक्स की डेवलपमेंट करना, इन सब वर्ड्स के ऊपर थोड़ा थोड़ा आइडिया लेके आगे चलते हैं। क्योंकि हमारा जो ये लेक्चर है ना, कंप्लीट डिटेल्ड थ्योरी नहीं रहेगा, ये एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा। तो काफी बातें हम इसमें थोड़ी स्किप कर देंगे, क्योंकि जो स्किप कर रहा हूं कभी एग्जाम में पूछी ही नहीं जाने वाली, ना ही पूछी गई है। क्यों नहीं पूछी जाने वाली, क्योंकि वो बड़े ही बेसिक वर्ड्स हैं, वो आपको रोजमर्रा जिंदगी में भी पता होंगे। तो इसमें कोई इश्यू वाली बात नहीं, हम इसके जो प्रिंसिपल थ्योरीज हैं उन पे ही डायरेक्टली जाते हैं विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए। चलिए आओ। तो सबसे पहले हम जब पिजेट्स की कोग्निटिव थ्योरी जो पढ़ रही है ना, तो पिजेट्स में कुछ वर्ड्स आते हैं। जैसे इस वर्ड पे एग्जाम में हर साल एक सवाल तो बन ही जाता है, कैसे ना घूम घूम के, स्कीमा। तो एक्चुअल में इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब क्या है, इस सिस्टमेटिक पैटर्न ऑफ थॉट और बिहेवियर यूज टू सोल्व ए प्रॉब्लम। किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए एक सिस्टमेटिक पैटर्न, अपने माइंड के अंदर एक सिस्टमेटिक मैपिंग, या आपका उस टाइप का एटीट्यूड टू सोल्व द प्रॉब्लम। बट इसको मैं और आसान भाषा में समझाता हूं। स्कीमा का मतलब, जैसे आपको पता है, आपने अपने गली में एक कुत्ते को देखा, अब आपको उसके देखो, अब आपको देखते ही पता चल गया कि वो डॉग है, कि वो एक कुत्ता है, ठीक है। उसके 4 पैर हैं, मुंह है, नाक है, कान है, वो मतलब देखते ही आपको करेक्टर, तो आपके थॉट प्रोसेस के अंदर वो फीड है कि ऐसी जो दिखता है वो एक करेक्टरिस्टिक वो डॉग की है, तो वो एक डॉग है, वो स्कीमा है, ठीक है। अब ऐसे ही आपने एक हॉर्स देखा, तो वो एक अलग स्कीमा है, आपको ऑलरेडी पता है। पर एक छोटा बच्चा होता है, उसको नहीं पता होता, उसको डॉग है, जब तक वो हॉर्स देखेगा नहीं नया, तब तक वो नई इंफॉर्मेशन अपने माइंड में नहीं डालेगा। जो नई इंफॉर्मेशन वो माइंड में डाल रहा है, तो वो एक क्रिएट कर रहा है, क्या क्रिएट कर रहा है, एक स्कीमा को क्रिएट कर रहा है। नहीं समझ में आया, आगे जब क्वेश्चंस दिखाऊंगा तो समझाऊंगा ये क्या क्रिएट करने वाली चीजें हैं, मजा आएगा। चलो ठीक है, स्कीमा का मतलब ये समझ में आ गया। अब देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स आती हैं, ये एग्जाम में से एक सवाल बनेगा ही बनेगा, इन 4-5 सवाल में से 1-2 स्लाइड में जो मैं दिखाऊंगा। अभी एसिमिलेशन वर्ड का क्या मतलब है, देखो, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, आपको डॉग की नॉलेज पता है। अब मैं आपको कोई भी एक एनिमल की इंफॉर्मेशन दूं जिसके 4 पैर हैं, तो आप उस इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हो, उस इंफॉर्मेशन को जहां पे डॉग वाली स्कीमा थी ना, आपके जो डॉग वाली इंफॉर्मेशन ऑलरेडी फीड थी, वहीं से रिलेट करके उसी के अंदर आप फीड कर लो, उसी स्कीमा के अंदर फीड कर लो। उस प्रोसेस को एसिमिलेशन कहते हैं। नहीं समझ में, क्वेश्चन जब आएंगे ना प्रैक्टिकल बहुत अच्छे से आएंगे, एक बार बस 10 मिनट बिलीव करके सुन लो। तो एसिमिलेशन क्या है कि कुछ नई इंफॉर्मेशन को अब्सॉर्व कर लेना,
किस प्रेजेंट स्कीमास के अंदर, ठीक है, अब्सॉर्बिंग समथिंग न्यू इंफॉर्मेशन इनटू प्रेजेंट स्कीमास, ओके, एसिमिलेशन। अब अकोमोडेशन क्या है, अब मान लो एक डॉग है एक हॉर्स है तो अलग अलग, तो आपको जब हॉर्स आपके दिमाग में डाला, अब हॉर्स को देखते एक बच्चा कहे अरे ये तो डॉग है, डॉग इसके 4 पैर है, बिल्कुल गलत है। ये क्यों? क्योंकि उस बच्चे ने एसिमिलेशन किया, उसने अपने ही उसी थॉट प्रोसेस, उसी स्कीमा के उसी पुरानी स्कीमा के अंदर उस नई इंफॉर्मेशन को डाल दिया, जिससे उसका जो आउटपुट था वो गलत हो गया बच्चे का। बट अगर वही चीज उसको कोई बड़ा गाइड करके समझा दे कि ये 4 पैर का मतलब ये नहीं है कि ये डॉग होगा तो या ये हॉर्स होगा, तो वो उसके और भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसको समझने के लिए और चीजें भी देखनी पड़ेंगी हमें। तो वहां पे हमने हॉर्स को देखा, ठीक है, तो वहां से क्या कहते हैं, अकोमोडेशन वर्ड का मतलब क्या है, जो स्कीमास थे हमारे अंदर ऑलरेडी, बच्चे के अंदर जो स्कीमास थे उसके अंदर जब नई इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं तो वो मतलब अल्टीमेटली डिफरेंट, कंप्लीटली डिफरेंट स्कीमा को क्या कर दे, कंप्लीटली डिफरेंट स्कीमा जनरेट कर दे जिसके अंदर वो इंफॉर्मेशन हो। अच्छा सर मतलब नहीं समझ में आया, देखो लाइन समझते हैं। चेंजिंग एग्जिस्टिंग थिंकिंग मतलब अपनी वो जो एग्जिस्टिंग थिंकिंग है उसको चेंज करके एक नया स्कीमा को क्रिएट कर ले और उस इंफॉर्मेशन को याद कर ले। स्कीमा को एक तरह से समझो एक जगह है जहां पे इंफॉर्मेशन हम ऐड करते हैं, हम समझने वाली चीजों को ऐड करते हैं, अंडरस्टैंडिंग को ऐड करते हैं, एक अलग अलग बॉक्सेस समझ लो, ऐसे समझ लो अभी के लिए, ठीक है। टू फिट न्यू इन्फॉर्मेशन, ठीक है, चेंजिंग एग्जिस्टिंग थिंकिंग टू फिट न्यू इन्फॉर्मेशन, ये होता है अकोमोडेशन। ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है इन स्लाइड्स के, आप या मेरी पीपीटी जाके डाउनलोड कर लेना, ये पीडीएफ जाके डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम से या फिर यहीं से स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं साइड में हट जाऊंगा, उसका मेरे को कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब बाद में आ जाओ इक्विलिब्रेशन। अब इसके अंदर भी दो टर्म आते हैं, इसके अंदर भी हमारे पास मैच्योरेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, इस पे सवाल आए हुए हैं एग्जाम में, इस पे भी सवाल आया है, इस पे भी अब सवाल आया है, इस पे भी और इस पे भी, इन सब में एग्जाम में सवाल आया हुआ है, ठीक है। अब इक्विलिब्रेशन का मतलब है रिस्टोरिंग बैलेंस व्हेन न्यू इंफॉर्मेशन क्रिएट्स डिसइक्विलिब्रेशन। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लिखा हुआ है, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, मैं बता देता हूं सिंपल भाषा में। जब भी एसिमिलेशन प्रोसेस के थ्रू आपके अंदर न्यू इंफॉर्मेशन डाली जाए, कोई जो प्रेजेंट इंफॉर्मेशन को हिंडर ना करे, मतलब डिस्टर्ब ना करे, मतलब आपके पास प्रेजेंट इंफॉर्मेशन है और एसिमिलेशन के प्रोसेस से आपके पास नई इंफॉर्मेशन आई और आपको कोई परेशानी नहीं हुई, कोई डिफिकल्टी नहीं हुई उसको समझने में, उस स्कीमास में कोई गड़बड़ी नहीं हुई, नहीं समझ में ना, क्वेश्चन आएंगे जब समझ में, उसको इक्विलिब्रेशन कहते हैं। अच्छा अच्छा, अब सर ये मैच्योरेशन का मतलब क्या है, इसको सवाल से ही दिखा दो, तो मैच्योरेशन और ऑर्गेनाइजेशन को एक सवाल से ही दिखा देता हूं डायरेक्ट, वही एक लाइन इसकी डेफिनेशन है और वही डेफिनेशन पे एग्जाम पे सवाल आ रखा है और उसी पे आएगा, इसके अलावा आएगा भी नहीं, क्योंकि ये अनफोल्डिंग ऑफ बायोलॉजिकल जीन्स होते हैं, जो पूरा सवाल दिखाता हूं पूरा एग्जाम का, ठीक है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये देखो यहां पे, ये देखो अकॉर्डिंग टू पिजेट, अभी हमने पिजेट की थ्योरी पढ़ी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पिजेट द अनफोल्डिंग ऑफ बायोलॉजिकल चेंजेस, ठीक है, बायोलॉजिकल चेंजेस का अनफोल्ड होना डेट आर जेनेटिकली प्रोग्राम्ड, उसको क्या कहते हैं, यही डेफिनेशन किसकी है, मैच्योरेशन की, किसकी है, तो सवाल के माध्यम से हमने मैच्योरेशन की डेफिनेशन समझी और ये आपके एग्जाम का सवाल है। कब आया था ये सीटेट 2022 में आया था और मैं सिर्फ 2022 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाऊंगा ताकि आपको एज ए मॉक प्रैक्टिस दे सकूं 2023, 2024, 2026, 2025 वाला एग्जाम हुआ नहीं था, 2026 में हुआ था सीटेट का, तो आप वहां पे जाके ट्राई करना, आपके सारे क्वेश्चंस बनेंगे इससे। इस लेक्चर को स्पीड में मैं इसलिए बोल रहा हूँ, स्पीड में मैं इसलिए करवा रहा हूँ कि मैं कम से कम टाइम पे आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहता हूँ, एग्जाम आपका बड़ा पास है, आओ ध्यान से सुनो, ठीक है। तो ये हो गया, आओ इसके आगे, अब देखो एक मैच्योरेशन था, एक ऑर्गेनाइजेशन और पढ़ता, उसका भी देख लो, इससे अगला ही क्वेश्चन वो मैं लेके आया हूं, देखो रीअरेंजिंग स्कीमास, स्कीमास को रीअरेंज करना और उन स्कीमास को एक दूसरे के साथ लिंक करना ताकि एक स्ट्रॉन्गली इंटरकनेक्टेड कोग्निटिव सिस्टम बन जाए। जब आपके पास इंफॉर्मेशन हो जाएगी, अलग अलग स्कीमास है, मतलब वहां पे अलग अलग इंफॉर्मेशन फीड है, तो जब उन सबको आप लिंक कर दोगे तो आपकी थिंकिंग और डेवलप होगी, आप और अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। तो वही है कि लिंकिंग लिंकिंग देम विद अदर स्कीमास टू क्रिएट ए स्ट्रॉन्गली इंटरकनेक्टेड कोग्निटिव सिस्टम इन पिजेट्स थ्योरी। ये किसकी डेफिनेशन कही गई है, ये ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन कही गई है। तो ये दो मैच्योरेशन और ऑर्गेनाइजेशन वर्ड आप याद रख लीजिए। इक्विलिब्रेशन के बारे में हमने बता दिया था, और जो इक्विलिब्रेशन नहीं होता वो होता है डिसइक्विलिब्रेशन, मतलब प्रेजेंट इंफॉर्मेशन में एसिमिलेशन के प्रोसेस के दौरान। एसिमिलेशन का प्रोसेस आपको बताया था मैंने, भूले तो नहीं हो, भूले तो नहीं हो, नहीं कोई इंफॉर्मेशन आ रही है, एसिमिलेशन क्या था, कोई इंफॉर्मेशन आ रही है, उस इंफॉर्मेशन से आपके जो प्रेजेंट स्कीमा है उसी के किसी स्कीमा के अंदर आपकी इंफॉर्मेशन आई, उसने उसी के अंदर अडेप्ट कर लिया, उसने दूसरी क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ी, उसको उसी के रिलेट, उसी स्कीमा के साथ रिलेट करने से वो इंफॉर्मेशन समझ में आ गई, वो एसिमिलेशन है। चलो कोई बात नहीं,
स्कीमास अच्छे से समझो, स्कीमास ऐसे समझो, सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब ये लेमन डेफिनेशन तो वही है जो मैंने स्टार्टिंग में दिखाई थी आपको स्लाइड पे, बट हमें सवाल बनाने हैं, उस सवाल के लिए ऐसे समझ सकते हो कि ये बॉक्स है, ये एक स्कीमा है, इसके अंदर इंफॉर्मेशन, ये एक अलग बॉक्स है, इसके अंदर अपनी एक इंफॉर्मेशन, ये एक स्कीमा है। ठीक है, इस तरीके से समझ सकते हो, हमें सवाल बन जाएंगे अच्छे से। आ जाओ, परफेक्ट कंसेप्ट पे जाना तो लंबी लंबी थ्योरीज पे जाओ, पूरा पूरा पढ़ो, और ये भाई शॉर्ट वीडियोस हैं, इसमें सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे आपके, आपका एग्जाम क्वालिफाई करवाने की गारंटी वाले लेक्चर्स हैं। वरना इसमें अच्छे से पढ़ो, ये जो मैं लेके तो अच्छे से आया हूँ, आप पढ़ सकते हो आराम से, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो यहाँ पे है ना, 4 स्टेजेस के बारे में बात करेंगे हम, किसके अंदर, पिजेट्स थ्योरी की 4 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज देखते हैं, पहली स्टेज क्या है, क्या है भाई, सेंसोरी मोटर, हाँ यहाँ तक आई था नहीं, यहाँ तक गैप होना चाहिए था, सेंसोरी मोटर स्टेज। ठीक है, अब सेंसोरी मोटर स्टेज कौन सी स्टेज होती है, ये चाइल्ड की, जब चाइल्ड एक बच्चा है, पैदा हुआ है, 0 ईयर से 2 ईयर्स की जो एज होती है, उसमें सेंसोरी मोटर स्टेज आती है। इसमें क्या होता है, पिजेट ने कहा, पिजेट की थ्योरी है ये, मैं नहीं कह रहा, पिजेट ने कहा कि इसके अंदर बच्चा सेंस से सीखता है, सेंस समझ रहे हो ना, सेंसोरी एक्सप्लोरेशन, जैसे इन्फेंट्स एंड टोडलर्स है, एक्वायर नॉलेज थ्रू देयर सेंसेस, सेंसेस मतलब समझते हो ना, उनका ऑब्जेक्ट देखो, एंड मैनिपुलेशंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये है सेंसोरी एक्सप्लेनेशन, ये एग्जाम में पता कैसे आता है, कोई सिचुएशन बना देंगे, उस सिचुएशन में पूछेंगे कि ये कौन सी स्टेज का है, अगर वो बच्चा सेंस से सीख रहा है तो आपको दिमाग में जाना, जैसे पीजेड की थ्योरी में अगर बच्चा सेंस से सीखता है तो वो 0 से 2 साल वाला बच्चा होगा, या तो एज पूछेगा, या फिर पूछेगा क्या कहते हैं कौन सी स्टेज है, तो बोला आपको डायरेक्टली ये यही ऑप्शन में आएगा, सेंसोरी मोटर स्टेज। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही ऊपर वाला वर्ड आ जाता है, ये मैं जितना भी लेके आया हूँ सब इंपॉर्टेंट है, कुछ भी अनइंपॉर्टेंट नहीं लेके आया, और ये कंप्लीट भी है, अपने आप में कंप्लीट भी है। डायरेक्ट एग्जाम में सवाल आया इस लाइन के ऊपर, ऑब्जेक्ट परमानेंस। अब इसका मतलब क्या है ऑब्जेक्ट परमानेंस, पता सवाल तो कैसा आएगा, हर बार एग्जाम में ऐसे 2 बार सवाल आया, ऐसे ही आया कि जो ऑब्जेक्ट परमानेंस है ये किस स्टेज में आता है, पीजेट की किस थ्योरी के अंदर, किस स्टेज के अंदर आता है, तो आपको डायरेक्ट आंसर मार देना है, सेंसोरी मोटर स्टेज के अंदर आता है। ठीक है, सवाल भी दिखाऊंगा मैं आपको, इसकी कोई बात नहीं। तो ऑब्जेक्ट्स कंटिन्यू टू, ये है क्या, इसका मीनिंग क्या है, ऑब्जेक्ट परमानेंस का मीनिंग क्या है, कि ऑब्जेक्ट जो है, जो बच्चा है 0 से 2 साल का, वो सोच रहा है कि ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट करते रहेंगे, इवन व्हेन दे कैन नॉट बी सीन, मतलब आप उनको देख नहीं पा रहे तब भी वो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये मतलब है ऑब्जेक्ट परमानेंस का। ठीक है, अब इमर्जिंग सिंबल्स, इसका क्या मतलब है भाई, इमर्जिंग सिंबल्स, चिल्ड्रन बिगन टू अटैच नेम्स एंड वर्ड्स टू ऑब्जेक्ट एज अंडरस्टैंडिंग डेवलप्स। ठीक है, सिंबल्स की इमर्जमेंट हो जाती है, मतलब बच्चा जो है कुछ ना कुछ नाम या कुछ ना कुछ सिंबल्स, कुछ ना कुछ वर्ड्स किसी ऑब्जेक्ट्स को, जब जैसे जैसे उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट होती है, तो वो, जैसे कोई छोटा बच्चा है, देख रहा है, कोई खिलौना देख रहा है, कोई कार देख रहा है, तो थोड़ा अंडरस्टैंड करके बोलने लग जाता है ना, कुछ कुछ सिंबल से बोलेगा, एग्जैक्टली कार नहीं बोल पाएगा, क्योंकि वोकैबुलरी अच्छे से डेवलप होने में टाइम लगता है। 0 से 2 साल का बच्चा, 1-1.5 साल का बच्चा बहुत छोटा होता है, वो बहुत टूटा फूटा बोलता है, बोल भी नहीं पाता अच्छे से, आ ऊ करके बोलता है। तो यही सब सवाल हैं, तो ये सारी पॉइंट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये 2 हैं, इस पे एग्जाम में सवाल बहुत बार बना है। ये सेंसोरी एक्सप्लोरेशन कौन सी में आता है, आप बोलोगे सेंसोरी मोटर स्टेज में, ऑब्जेक्ट परमानेंस किस में आएगा, तो आप बोलोगे सेंसोरी मोटर स्टेज में, 0 से 2 साल के बच्चों के लिए है। ठीक है, पीरियड की पहली ये हो गई एक स्टेज, चलो वो अगली स्टेज पे हम चलते हैं। चलो बच्चों ध्यान दो, नेक्स्ट स्टेज पे हम चलते हैं। सेकंड स्टेज जो आती है पीरियड की, वो है प्री ऑपरेशनल स्टेज। कितने साल के बच्चे के लिए होती है बेटा, ये 2 से 7 साल के बच्चों के लिए होती है। अच्छा, द चाइल्ड कैन रिप्रेजेंट द वर्ल्ड बट थिंकिंग इज स्टिल नॉट लॉजिकल। वो जो चाइल्ड है वो दुनिया को समझ सकता है, देख सकता है, रिप्रेजेंट कर सकता है, बट जो थिंकिंग है ना उसके दिमाग में, वो अभी तक लॉजिकल नहीं है, वो इलॉजिकल ही है। ठीक है, नॉट लॉजिकल। ठीक है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे यहाँ पे, देखो प्रिटेंड प्ले, चाइल्ड क्या है, वो जो है वो लर्न थ्रू मेक बिलीव बट आर स्टिल नॉट लॉजिकल थिंकर्स। सिंपल सी बात है, ईगोसेंट्रिज्म, मतलब वो बच्चा पहले अपना सेल्फ सेल्फ जिसमें उसका सेल्फ बेनिफिट होता है वो काम करने की कोशिश करता है। थिंकिंग जो है उसकी वो सेंटर्ड होती है ओवन व्यू पॉइंट से, चाइल्ड के खुद के व्यू पॉइंट के अकॉर्डिंगली उसकी थिंकिंग डेवलप होती है। ठीक, इस एज में, क्योंकि वो इतना ज्यादा लॉजिकल नहीं होता। कौन सी स्टेज में, प्री ऑपरेशनल स्टेज में। कौन सी स्टेज में ज्यादा लॉजिकल नहीं होता, प्री ऑपरेशनल स्टेज में। एग्जाम में सवाल आता है इसलिए एम्फेसाइज कर रहा हूं, प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, ओ सेंट्रेशन,
द चाइल्ड फोकसेस ऑन वन एस्पेक्ट एंड स्ट्रगल्स विद कंजर्वेशन। तो आपसे ये आ जाए स्ट्रगल्स विद कंजर्वेशन, इसका मतलब क्या है स्ट्रगल्स विद कंजर्वेशन? एग्जाम में सवाल आता है स्ट्रगल्स विद कंजर्वेशन। कंजर्वेशन इससे अगली जो स्टेज है ना उसमें तक समझ में आ जाएगी बच्चे को, क्योंकि ये तो 2 से 7 साल के बच्चे के लिए प्री ऑपरेशनल स्टेज। स्ट्रगल्स विद कंजर्वेशन का मतलब आपके पास मान लो 2 बोतल है, मेरे पास है नहीं, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ तो चलो नहीं है, हमारे पास मान लो 2 बोतल है, ठीक है। एक बोतल है थोड़ी मान लो पतले पाइप की, थोड़ी ऐसे वी शेप में थोड़ी बड़ी सी होगी, ठीक है। सेम उसमें दोनों, इसमें भी 1 लीटर वाटर आता है, दूसरी वाली बोतल में भी 1 लीटर पानी आता है, ये थोड़ी राउंड शेप में है। तो यहाँ में मैंने जब 1 लीटर पानी डाला तो वो इतना छोटा सा दिख रहा है। जब यही मैंने एक पतली वाली में पाइप से डाल दिया वी शेप में जो ट्यूब टाइप में था, तो ये इतना बड़ा ग्लास था और ये छोटा सा था। पानी इस दोनों में 1 लीटर आ सकता है। अब अपनी जितनी एज में थोड़ा बड़ा बच्चा समझ जाएगा, हाँ इसमें भी 1 लीटर पानी है, इसमें भी 1 लीटर। पर जो छोटा बच्चा है 2 से 7 साल वाला बच्चा, वो देखेगा ये छोटा सा है, इसमें पानी इतना दिख रहा है, ये बड़ा वाला इतना लंबा है, इसमें ज्यादा पानी दिख रहा है। मतलब उसकी इतनी लॉजिकल थिंकिंग भी डेवलप नहीं होती, इतनी लॉजिकल थिंकिंग भी डेवलप नहीं होती कि वो समझ पाए कि दोनों पानी इसमें इक्वल वॉल्यूम है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है स्ट्रगल्स विद कंजर्वेशन, मतलब वो जो फिक्स अमाउंट होता है उस पर भी स्ट्रगल करता है। अगर उसको थोड़ा सा घुमा दिया जाए, उसी सवाल उसी सिनेरियो थोड़ा उसको घुमा के दिखाया जाए, तो वो एग्जैक्टली नहीं बता पाएगा, वो तुक्का ही मारेगा, इतनी समझ नहीं आती ज्यादातर बच्चों में, ठीक है। इस पे सवाल आया हुआ है जैसे जिस टाइप का एग्जाम्पल मैंने दिया इस टाइप से, ठीक है। लैंग्वेज देखो, सिर्फ पिजेट और कोलबर्ग करके ही मैं थोड़े बहुत सवाल दिखाऊंगा, फिर उसके बाद विगोस्कीज पढ़ेंगे। तो जो वोकेबलरी है वो एक्सपेंड्स रैपिडली एंड थिंकिंग बिकम्स मोर इमेजिनेटिव, ठीक है, सिंपल सी बात है। ओके, आ जाओ आ जाओ और आगे चलते हैं। देखो सीट एट ए चाइल्ड में बिलीव 2 रीशेप्ड क्वांटिटीज आर डिफरेंट। देखा मैंने कही था ना, जो एग्जांपल दिया था पानी का ग्लास का ही समझ लो, ये बढ़िया स्टेज है भाई, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इस पे देखो कंजर्वेशन कहता है ना, बच्चा कब कंजर्वेशन सीख जाता है, कब स्ट्रगल नहीं करता कंजर्वेशन के साथ, जो अभी हमने स्टेज पढ़ के आए वो किस में नहीं करता, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज के अंदर नहीं करता। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है 7 से 11 साल के बच्चों के लिए, 7 से 11 साल, इसमें बच्चे की जो लॉजिकल थिंकिंग है वो डेवलप हो जाती है, ठीक है। थिंकिंग बिकम्स लेस रिजिड एंड लेस सेंटर्ड ऑन द सेल्फ, अपने आप पे कम रिजिड और कम सेल्फ हो जाती है, अपने आप के थिंकिंग के अलावा भी वो किसी और के हित के तरफ सोच सकता है, कि उसकी लॉजिकल थिंकिंग डेवलपमेंट हो जाती है, डेवलप्ड हो जाती है। डिसेंट्रेशन, चिल्ड्रन बिगन टू कंसीडर मोर देन वन एस्पेक्ट ऑफ ए सिचुएशन, ठीक है, एक से ज्यादा एस्पेक्ट को सोचने लगता है, समझने लग जाता है, क्यों? क्योंकि लॉजिकल थिंकिंग डेवलप हो गई है। कंजर्वेशन, देखा मैंने अभी समझाया था, अभी बताया था, इस स्टेज पे कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज पे कंजर्वेशन डेवलप हो जाती है, ठीक है। क्लासिफिकेशन एंड सैनिटेशन, ठीक है, दे शॉर्ट अरेंज एंड सोल्व कंक्रीट मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को भी अच्छे से सोल्व करने की एबिलिटी उनमें डेवलप होने लग जाती है। आ जाओ आ जाओ, फटाफट फटाफट फटाफट, कितना समय हो गया मैं समय देख के बताता हूँ आपको, 18 मिनट हो गया, हमारा बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है ऑलरेडी, बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है। एपीजेड की स्टेज 4 ऑफ 4, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो ये देखो ये बड़ी प्यारी स्टेज है, बहुत प्यारी स्टेज है, 3 स्टेज पढ़ ली, ये चौथी स्टेज है, लास्ट स्टेज है पीजेड की। इसमें हम क्या देख रहे हैं, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। इसके अंदर, इस स्टेज के अंदर बच्चे के अंदर ये कौन सी है, जो 11 प्लस ईयर्स, ठीक है, देखो 11 से 15 ईयर्स एंड अबव, ठीक है। इसकी ये कौन सी स्टेज है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसके अंदर एक तो लॉजिकल थिंकिंग बहुत अच्छी डेवलप हो जाती है, ऊपर से एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग आ जाती है इसमें। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग मतलब चिल्ड्रन जो है वो अंडरस्टैंड आइडियाज बियॉन्ड इमीडिएट ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स। हाइपोथेटिकल थिंकिंग भी डेवलप हो जाती है इसमें, वो अच्छे अच्छे एग्जामिन कर सकते हैं मोर देन वन पॉसिबल सॉल्यूशन टू ए प्रॉब्लम, किसी एक प्रॉब्लम को एक से ज्यादा सॉल्यूशन की तरफ सोच सकते हैं वो, और इवन कर भी सकते हैं। डिडक्टिव लॉजिक, मैथमेटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग बिकम्स मोर सिस्टमेटिक, बहुत ज्यादा सिस्टमेटिक हो जाती है मैथमेटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग इसके अंदर। और मेन जो सवाल इसमें आता है ना, फॉर्मल ऑपरेशनल के अंदर जो मेन सवाल आता है ना, वो इससे ही आता है, किससे, एक एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग से, एक हाइपोथेटिकल थिंकिंग से। ये डाल देंगे कि मैच द पेयर, तो उसमें रहेंगे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज को हाइपोथेटिकल थिंकिंग के साथ मैच कर रहे हैं, तो आप कह दोगे ठीक है भाई। अगर इसको
किसी और के साथ मैप कर देते वो गलत हो जाता, बच्चे वाला कर लेते, इन्फेंट्स एंड टोडलर्स वाला कुछ कर देते उसके स्टेज में से, ठीक है। और कंक्रीट ऑपरेशनल के साथ कंजर्वेशन मैच होगा तो ठीक है, कंक्रीट प्री ऑपरेशनल के साथ एग्जाम में आ जाएगा कंजर्वेशन, बट वहां पे तो स्ट्रगल करता है बच्चा, वो नहीं होगा ऑप्शन। तो ऐसे आपको पढ़ना है, ऐसे आपको सीखना है। फटाफट से सवाल करते हैं, इससे आगे देखो। देखो जो लर्नर है कैन रीजन अबाउट पॉसिबिलिटीज, हाइपोथेसिस एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, ये सारी समरी हमारे लिख रखी है, इसको आप देख लीजिएगा। फटाफट चलते हैं, थोड़ा टाइम की कमी है। कोलबर्ग पे आ गए हम, ठीक है। कोलबर्ग की फटाफट हो जाएगी, इसके बाद मैं सवाल करवाऊंगा आपको। देखते हैं कुछ सवाल हैं कि नहीं, पहले कुछ बिना कोलबर्ग के कुछ सवाल हैं तो उनको देखते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। आ जाओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड पेयर। अच्छा ये कोलबर्ग का सवाल है, आ जाओ। तो कोलबर्ग पढ़ते हैं थोड़ा सा, इसमें कोलबर्ग की टर्म्स भी आई हुई है ना, तो कोलबर्ग की थ्योरी भी पढ़ लेते हैं। आ जाओ, लगे याद सब कुछ पढ़ लपेटते हैं। आ जाओ फटाफट 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 देखते हैं, चलो आओ ध्यान दो। कोलबर्ग्स मोरल डेवलपमेंट, कोलबर्ग्स की मोरल डेवलपमेंट क्या है भाई, देखो यहाँ पे देखो कोलबर्ग्स ने क्या किया, इसकी जो थ्योरी थी मोरल डेवलपमेंट के ऊपर, इसकी 6 स्टेजेस के अंदर थी, ठीक है। कितनी स्टेजेस, 6 स्टेजेस, ठीक है। लिखेंगे तो टाइम वेस्ट होगा, जल्दी जल्दी करते हैं। 6 स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट थी, ग्रुप्ड इनटू 3 लेवल्स, 3 लेवल के अंदर थी। वो 3 लेवल कौन कौन सी थी, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, ठीक है। प्री कन्वेंशनल के अंदर 2 बातें करेंगे, पोस्ट कन्वेंशनल के अंदर 2 बातें करेंगे और कन्वेंशनल के अंदर 2 बातें करेंगे, ठीक है। तो जिसमें प्री कन्वेंशनल के अंदर कौन कौन सी 2 बातें हैं, इसमें 2 स्टेज होंगे, स्टेज 1 एंड स्टेज 2, जिसके अंदर मोरालिटी इज एक्सटर्नली कंट्रोल्ड, मतलब बाय समवन एल्स, मतलब आप एक बच्चे हो, ठीक है। ये कौन से है, ये प्राइमरी और एलिमेंट्री स्कूल के छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनकी कहानी है कि वो जो 1 1 2 2 3 3 4 4 साल के बच्चे हैं, उनकी जो मोरालिटी है वो बाहर से मतलब डेवलप होती है, वो मतलब इसकी थ्योरी के अकॉर्डिंग। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा कहा है कोलबर्ग साहब ने, ऐसा कहा है कि इन्होंने कोलबर्ग साहब ने, ठीक है। तो मोरालिटी इज एक्सटर्नली कंट्रोल्ड, मतलब आपकी जो डेवलपमेंट है, मानसिक स्थिति है, एथिक्स है आपकी लाइफ के, वो बाहरी किसी के दबाव में, किसी के फियर में भी आप कर सकते हो। कि बच्चा काम करता है, बच्चे से आप पानी मंगवा रहे हो, उसको डर है कहीं इसको डांट ना मार दे, इसको पीट ना दे, इनके लिए पानी ले आओ। 2 3 4 साल का बच्चे में इतनी समझ नहीं आती, वो डर से कई बार काम करता है, कई बार मर्जी से भी कर देता है, कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं। चलो कन्वेंशनल स्टेजेस 3 एंड 4, अप्रूवल, सोशल स्टैंडर्ड्स एंड लो, ठीक है, ये बढ़िया है। स्टेज 3 और 4 बताया, ये गुड बॉय और गुड गर्ल वाली स्टेज है। यहाँ पे बच्चा क्या होता है, वो सामाजिक होने की कोशिश करता है, वो अपने आमने सामने वाले अपने दूसरे लोगों की इज्जत करने की कोशिश करता है, वो लो एंड ऑर्डर जो सोसाइटी ने सेट कर रखा है उसकी थिंकिंग तो नहीं पहुंचता, बट जो सेट है ऑलरेडी उनके लिए काम करता है, यानी उनको फॉलो करता है प्रॉपरली, और बीइंग अ नाइस पर्सन, ठीक है। पोस्ट कन्वेंशनल, ये बड़ी बढ़िया स्टेज है, इसमें आते हैं स्टेज 5 और स्टेज 6, इसमें आते हैं प्रिंसिपल्स एंड इंडिविजुअल राइट्स। इसके अंदर ना केवल एक इंसान रूल्स को फॉलो करता है, बट कभी उसको अगर लगता है जो सोसाइटी के द्वारा बांधे गए रूल्स हैं वो कहीं ना कहीं गलत हैं, कहीं ना कहीं उसको अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रखता है वहां पे स्टेज 5 तक, और स्टेज 6 तक कहता है कि मैं वही करूंगा जो मुझे सही लगता है, और साथ साथ में लो भी उसको मान रहा है या फिर लोगों को वायलेट भी कर रहा है। अगर मुझे या मेजोरिटी ऑफ लोगों को लग रहा है, हमारी इतनी थिंकिंग डेवलप हो गई कि एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, तो उस लो को बदलना चाहिए या उस लो के खिलाफ हमें खड़ा होना चाहिए और उस लो को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना चाहिए। तो वो स्टेज 6 तक आता है, ठीक है। प्री कन्वेंशनल, द थ्योरी एक्सप्लेन्स द डेवलपमेंट ऑफ मोरल रीजन इन चिल्ड्रन एंड अडल्ट्स। चलो ठीक है, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कोलबर्ग थ्योरी के ना। प्री कन्वेंशनल स्टेज 1 मोरालिटी एक्सटर्नली कंट्रोल्ड, कन्वेंशनल में गुड बॉय गुड गर्ल वाली सिचुएशन आती है, अप्रूवल सोशल स्टैंडर्ड्स है, लोग को वो फॉलो करते हैं बच्चे स्टेज 3 और 4 पे। पोस्ट कन्वेंशनल तो भाई अपने आप को ही, मतलब ये कोलबर्ग ने कहा था कि स्टेज 6 तक तो बहुत ही रेयर पर्सन पहुंचते हैं, 5 और 6 मोस्टली पीपल स्टेज 4 तक रह जाते हैं अपनी मोरल डेवलपमेंट में थ्रू आउट द लाइफ। स्टेज 5 और 6 पे बहुत ही कम लोग पहुंचते हैं, क्योंकि इस स्टेज पे आते आते आप लो एंड ऑर्डर को चैलेंज करने का भी वो रखते हो। क्यों, अगर वो गलत है, क्योंकि करा तो अल्टीमेटली किसी ने, उस लो जो है किसी इंसान ने ही सेट किया है ना, हर सिनेरियो को हर तरीके से परफेक्ट तरीके से सोच के वो रख नहीं सकता। तो आप में अपने आप में इतनी समझ आ जाए कि क्या सही है क्या गलत है, और जो गलत आपको लग रहा है उसके लिए आप स्टैंड लेके उस उस लो के खिलाफ, उस रूल के खिलाफ खड़े हो सके, उसके लिए आवाज उठा सके और उसको चेंज करवाने का दम रखवा सके। ठीक है जी, ठीक है जी। अब एक एक चीज को अच्छे से समझ लेते हैं। प्री कन्वेंशनल लेवल देखो, इसमें बच्चा मोरालिटी जो है वो आउटसाइड से कंट्रोल होती है। इसमें बच्चा क्यों फॉलो करता है, क्योंकि उसको पनिशमेंट का डर होता है, ओबीडियंस का। चिल्ड्रन फॉलो रूल्स टू अवॉइड पनिशमेंट बाय अडल्ट्स।
द वर्स द पनिशमेंट द मोर बैड द एक्ट इज अंडरस्टूड टू बी। ठीक है, सब कुछ लिखा हुआ है, आप आराम से पढ़ सकते हैं इस पीडीएफ से, कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी समझाता चल रहा हूँ। सेल्फ इंटरेस्ट एंड रिवॉर्ड, बच्चा या तो काम करेगा या उसको लगेगा कि ये काम कर दूंगा तो मुझे रिवॉर्ड मिलेगा, या फिर उसका खुद का सेल्फ कोई काम होगा, या फिर उसको खुद सेल्फ इंटरेस्ट होगा उसमें, या कोई सेल्फ बेनिफिट होगा, तो ही बच्चा उसको काम को करेगा। इसको आगे चलते हैं, कन्वेंशनल पे आ जाओ। कन्वेंशनल लेवल, इसमें आते हैं स्टेज 3 एंड 4। इसमें जो बच्चा है ना वो सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स जो सेट करके हैं सोसाइटी ने, उस पर जीता है, उस पर काम करता है। ठीक है, गुड बॉय और गुड गर्ल की सिचुएशन है, दे जो पीपल हैं ट्राई टू कंफर्म सोशल स्टैंडर्ड एंड बी रिगार्डेड एज गुड। ठीक है, द गोल्डन रूल एंड म्यूचुअल रेस्पेक्ट आर इंपॉर्टेंट। लॉ एंड ऑर्डर, पीपल अंडरस्टैंड that obeying laws and social convention is important for the functioning of society। मतलब सोसाइटी को चलने के लिए लॉ और ऑर्डर को फॉलो करना, मानना बहुत जरूरी है, ऐसा इस स्टेज तक सोचा जाता है। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, बाकी पढ़ोगे तो बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है बहुत अच्छी लैंग्वेज में। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, ये स्टेजेस 5 और 6 का है। इसमें प्रिंसिपल कैन स्टैंड, जो आपके अपने बनाए हुए समझ के, दुनिया को ऑब्जर्वेशन से आप समझ रहे हो, उससे आप अपनी मोरल डेवलपमेंट कर रहे हो, कोग्निटिव डेवलपमेंट कर रहे हो, तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल्स हैं कैन स्टैंड अबव द रूल, जो आपके अपने अंदर के प्रिंसिपल्स हैं वो जो सामाजिक रूल सेट किए हुए हैं सोसाइटी से, उससे भी ऊपर हैं। ये स्टेज 5-6 में आते हैं। देखो सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, इसमें क्या है, लॉज आर सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स। लॉज को आप कैसे देखते हो, वो एक समाज में रहने वाले कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इसको फॉलो करेंगे ताकि हम समाज में रह सके। बट दे मे बी चेंज्ड, ये चेंज किए जा सकते हैं व्हेन दे डू नॉट प्रमोट जनरल वेलफेयर, इंडिविजुअल राइट्स और जस्टिस। जब ये इंडिविजुअल राइट पे और क्या आंच डाले तब इनको चेंज किया जा सकता है। देखो यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, moral reasoning is based on abstract universal principles such as justice and equality। very few people reach this stage। इस स्टेज पे बहुत ही कम लोग पहुंचते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये हमने कॉल बुक पे देखा। एक सेकंड बच्चे, शायद हमारी वीडियो पॉज हो गई है। पोस्ट कन्वेंशनल के बारे में आप देखा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, एक सेकंड कैमरे को ऑन ऑफ करेंगे, अभी स्टार्ट हो जाएगी। एक सेकंड बच्चों, वीडियो अभी स्टार्ट हो जाएगी, टेंशन वाली बात नहीं है, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। आ जाओ आ जाओ, ठीक है। तो यही था, तो हमारी शायद वीडियो यहीं पे हुई थी, आप एक बार देख सकते हैं स्लाइड को, मैं हट जाता हूँ। ठीक है, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, मैंने यहाँ पे आ गया था पोस्ट कन्वेंशनल लेवल पे। आपको आवाज तो अच्छे से आई होगी, अगर मेरी वीडियो पॉज हो गई थी कोई बात नहीं कोई बात नहीं, हमने इसको सेट कर दिया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मैदान में वापस आ जाओ, आ गए मैदान में वापस, चलो 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 फटाफट आगे चलते हैं। तो चलो 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 चलो, विगोत्स्कीज पढ़ने से पहले कुछ क्वेश्चंस करते हैं। विगोत्स्कीज पढ़ने से पहले कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्यों विगोत्स्कीज अब 5-7 मिनट की है, टेंशन मत लो, हो गया आपका लेक्चर, हो गया, कितनी देर होगी, 27 मिनट में, 25 मिनट में अप्रोक्सीमेटली हमने पूरी थ्योरी पढ़ ली पीजेड और कोलबर्ग की। विगोत्स्की 5 मिनट का, सच बताऊं तो 2 मिनट में बता सकता हूँ, बट 5 मिनट में ले लूंगा टाइम समझाने के लिए, चलो कोई बात नहीं। चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड पेयर। देखो लो एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, एथिकल प्रिंसिपल्स आर सेल्फ चूजन। देखो अब ये देखो, लो एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन किस लेवल पे आती थी, लो एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन आती थी हमारी स्टेज 3 एंड 4 पे, है ना, मैंने अभी पढ़ाया आपको, स्टेज 3 एंड 4 पे आती थी। अच्छा सर, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, जब आप सामाजिक कॉन्ट्रैक्ट करते हो, ये भी स्टेज 3 एंड 4 पे आती थी शायद। ठीक है, फिजिकल कंसिक्वेंस ऑफ एन एक्शन डिटरमाइन वेदर इट इज गुड और बैड। देखो यहाँ पे हमें मैच करना है। देखो आप एक बात बताओ, लो एंड ऑर्डर और स्टेज 3 और एथिकल प्रिंसिपल और सेल्फ सुजन ऑन द वे, ये तो भाई स्टेज 6 में आता था, ये तो स्टेज 6 वाली बात हो रही है, मैच हो रहा है नहीं हो रहा। ऊपर देखो, गुड बॉय और गुड गर्ल ओरिएंटेशन, वन अर्न्स अप्रूवल बाय बीइंग नाइस। एक बंदा अप्रूवल में, समाज का ही तो अप्रूवल लेगा बाय बीइंग नाइस। इसका मतलब हमारा पहला ही पेयर बिल्कुल करेक्ट है, हमें और आगे देखने की जरूरत नहीं है, पहला पेयर ही करेक्ट निकल गया हमारा। आ जाओ, हो गया, बहुत बढ़िया। एग्जाम में ऐसे सवाल आएंगे, इस तरीके से आपको मैच करना है। अगला सवाल देखो, द कंसेप्ट ऑफ, अब देखो ये आपके एग्जाम में आया, कब आया है, ये सीटेट 2018 में, सारे 2022 तक लेके आए हो, आप ट्राई करना 23-26 वाले पेपर ट्राई करना। ठीक है, द कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस, ठीक है, इज अटेन्ड ड्यूरिंग पीजेट्स स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। किस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस, ऑब्जेक्ट परमानेंस कब क्या थी कि भाई ऑब्जेक्ट
दिख नहीं रहे फिर भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो बच्चा ही तो सोचता था 0 से 2 साल वाला, 0 से 2 साल वाला कौन सा था मुझे बताओ? सेंसोरी मोटर स्टेज, ऑब्जेक्ट प्रिमिनेंस वाला कौन सा था? सेंसोरी मोटर, 0 से 2 साल वाला बच्चा। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे सवाल चलते हैं। यंग चाइल्ड सीज ए कैमल, अच्छा एक बच्चा है उसने कैमल देखा फॉर द फर्स्ट टाइम, सी कॉल्ड इट लंपी हॉर्स, उसने कहा क्या? लंपी हॉर्स बोल दिया उसको। अरे भाई ये क्या बात, बदतमीजी है, बच्चा एक छोटा बच्चा है यार, गलती कर देगा। अब पीजेटियन थ्योरी से आप ये बताओ ये किसका एग्जाम्पल है? एक बात बताओ, पीजेटियन थ्योरी क्या कहती है? पीजेटियन थ्योरी में स्कीमाज आए थे, स्कीमाज, मैंने कैसे कहा था स्कीमाज? ऐसे समझ लो भाई कि हाँ बक्से हैं सेट ऑफ इंफॉर्मेशन के, तो एक ही बक्से के अंदर वाली इंफॉर्मेशन इस बच्चे ने फेंक दी। इसको ये पता था कि हॉर्स जो है वो क्या है, लंपी हॉर्स क्या है, इसने कैमल को भी वही बोल दिया। मतलब इसने जो दूसरी इंफॉर्मेशन थी वो कहां से उठाई? वो यहां से उठाई, मतलब एक स्कीमा से उठाई। मतलब इसने कैमल वाली जो कैमल को क्या किया, इस वाली स्कीमा के अंदर डाल दिया। अब किसी एक नई इंफॉर्मेशन को किसी पुरानी वाली स्कीमा में डालते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते थे? एसिमिलेशन ही तो बोलते थे, एसिमिलेशन ही तो बोलते थे। ये रहा एसिमिलेशन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आ जाओ। द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन एज प्रपोज्ड बाय जीन पिजेट मींस दैट, अरे 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 अभी कंजर्वेशन तो इतना समझाया था हमने, सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज रिमेन द सेम इवन व्हेन आउटवर्ड अपीयरेंस चेंजेस। बिल्कुल सही, फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम थी, वो पानी का लेवल सेम था, इवन व्हेन आउटवर्ड मतलब बाहर ग्लास मैंने चेंज कर दिया, एक राउंड शेप ले लिया था, एक वी शेप ले लिया था, कोनिकल फ्लास्क टाइप में ले लिया था। अगर कई बच्चों को वर्ड नहीं पता हो तो कोनिकल फ्लास्क वैसे पता ही होगा, आप सब शिक्षक हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट, ये सब बकवास है, मतलब हमारा आंसर तो पहला ही हो गया। चलिए ठीक है, कंजर्वेशन के ऊपर तो हमने बहुत अच्छी खासी बात कर ली थी। हाँ ये आ गया, यहाँ से आ गया विगोत्स्कीज थ्योरी। चलो आप कितने कुछ ही सवाल बचे, विगोत्स्कीज थ्योरी पढ़ लेते हैं, फिर आपको मैं बढ़िया तरीके से आगे करवाता हूँ। विगोत्स्की इज इन द क्लासरूम, वेलकम टू दिस क्लास। विगोत्स्की भाई साहब आ गए, बड़ी आसान थ्योरी है, एक से दो सवाल यहाँ से बनने ही बनने हैं। मतलब इस पूरे लेक्चर में अब ये पढ़ने के बाद आप 4 सवाल आपके एग्जाम में आएंगे। 3 तो 100% है, 4 4 80% है, पर 3 तो 100% सवाल है, यहाँ से 3 सवाल तो आपके एग्जाम में आएंगे आएंगे। ठीक है, ठीक है भैया, ऐसी बात है। चलो विगोत्स्की भाई साहब ने क्या कहा, विगोत्स्की जो थ्योरी थी ना, वो कहता था कि जो बच्चा है वो कहाँ से सीखता है, जो कोई भी इंसान है, कोई भी एडल्ट है, कोई इंसान है, वो कहाँ से सीखता है? वो समाज से सीखता है, लोगों की बातों से सीखता है। ये एक सोशियो कल्चरल थ्योरी है। ठीक है, ठीक है, कि सोशल इंटरेक्शन से, लैंग्वेज से और कल्चर शेप से लर्निंग होती है इस प्रोसेस के अंदर। आओ एक एक बात पढ़ते हैं, देखते हैं। The core idea, the premise, every higher mental function appears first socially then individually। ठीक है, मैं बता रहा हूं इसकी ये कमी भी यही है कि विगोत्स्की ने सारी चीज क्या करे, हर चीज सीखी जाती है समाज से, सोशियो कल्चरल थ्योरी है। तो इसकी एग्जाम में डिसएडवांटेज पूछ लेते, तो यही डिसएडवांटेज है कि ये पूरा का पूरा समाज पे झुक गया था, इसने सारी सारी लर्निंग कह दी कि सामाजिक आधार पे होती है। ठीक है, तो चलो अब इसके पॉइंट्स पढ़ते हैं। तो चिल्ड्रन के जो है वो लर्न थ्रू इंटरेक्शन विद अडल्ट्स एंड मोर कैपेबल पीयर्स, अपने साथी, पीयर्स मतलब अपने साथी, क्लासमेट, इस टाइप से समझ सकते हो आप। तो अपने साथियों के साथ जो अपने से मुझसे ज्यादा योग्य होंगे उनसे सीखना, या फिर अडल्ट से सीखना, अपने से बड़ों से सीखना, यही इसने कहा। कल्चर, कल्चर प्रोवाइड्स टूल्स, लैंग्वेज एंड वेज ऑफ थिंकिंग। ठीक है, आ जाओ फटाफट आ जाओ। इसमें दो सिर्फ इसमें पता है जो एग्जाम में आता है, एक तो वो डिसएडवांटेज वाली बात आ गई सोशियो कल्चरल थ्योरी की, और एक इसके एग्जाम में जो आता है वो आता है वर्ड दो आते हैं, स्कैफ फोल्डिंग। बार बार में सवाल आएगा, या तो जेपीडी से सवाल आएगा कि जेपीडी क्या है, या फिर इसके घुमा के कुछ पूछ लेगा, या फिर एक आएगा स्कैफ फोल्डिंग। यहाँ पे स्कैफ फोल्डिंग दिख रहा है कहीं पे आपको? चलो सीट पहले जेपीडी समझाते हैं क्या है। जेपीडी क्या है बेटा? जेपीडी के फुल फॉर्म होते हैं जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। सर ये इसमें होता क्या है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट के अंदर? देखो जेपीडी जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट में होता क्या है, देखो एक इंसान है, जैसे मैं हूं, कोई एक बच्चा है, वो खुद से कितना कर सकता है, ये कोई भी इंसान है वो खुद से कितना कर सकता है, और उसको अगर हम हेल्प करवा दे किसी टास्क को अचीव करवाने के लिए, तो उसकी कैपेबिलिटी कितनी इंक्रीज हम करवा सकते हैं बाय दैट हेल्प। इन दोनों के बीच के अंदर जो गैप है उसी को हम जेपीडी कहते हैं। नहीं समझ में आया? दोबारा देखो,
देखो, व्हाट द लर्नर कैन डू इंडिपेंडेंटली, कि आप खुद से कितना कर सकते हो। अच्छा, और व्हाट द लर्नर कैन डू मतलब आप खुद से, व्हाट द विद द गाइडेंस और कोलेब्रेशन मतलब किसी की गाइडेंस से या किसी के सपोर्ट से या किसी के हेल्प से आप कितना कर सकते हो। इन दोनों बीच के अंदर जो गैप है उसको जेपीडी टर्म का नाम दिया है। मतलब इन दोनों की क्षमताओं के बीच में गैप है, इसमें अपनी खुद की क्षमता आ गई, उसमें आपको किसी से गाइडेंस मिल गई, उसके बाद आपकी क्षमता बढ़ गई थी। अब इन दोनों के बीच में आपके में जो गैप आया, जो डिफरेंस आया, उसी को जेपीडी बोलते हैं, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट एबिलिटी और असिस्टेड एबिलिटी, इनके बीच में जो गैप है, गैप बिटवीन द टू, इसी को जेपीडी बोलते हैं। और डायरेक्ट इसी डेफिनेशन पे आपके एग्जाम में सवाल आता है, दिखा दूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। ठीक है, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। जीपीडी हो गया तो स्कैफ फोल्डिंग, स्पोर्ट डेट फेड्स। देखो देखो, स्पोर्ट डेट, देखो कितनी अच्छी हेडलाइन लिखी है मैंने, स्पोर्ट डेट फेड्स, इसका मतलब समझ पा रहे हो। पहले स्कैफ फोल्डिंग का मतलब समझाता हूं, फिर आप रिवाइज करोगे ना इसको तो आपको मजा ही आ जाएगा। देखो, स्कैफ फोल्डिंग का मतलब क्या है कि भाई अभी हमने जेपीडी समझा, तो मतलब किसी काम तक पहुंचने, कोई टास्क करने तक का सपोर्ट मैं आपको प्रोवाइड कर दूं, गाइडेंस मैं आपको प्रोवाइड कर दूं, और उस वहां तक जब आप उस चीज के क्या कहते सक्षम हो जाओ, तब मैं बेसिक सपोर्ट अपना वापस ले लूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, फिर मैं सपोर्ट ना दूं उस कार्य करने का, क्योंकि मुझे पता है अब आप खुद से वो कार्य कर लोगे। ठीक है, तो वो कार्य करवाने तक का सपोर्ट, वो स्कैफोल्डिंग कहलाता है। ठीक है, ऐसा सपोर्ट जो आपको इंडिपेंडेंस बना दे उस काम को करने तक, बट पहले आपको उतना सपोर्ट दिया जाएगा कि वो आपको काम खुद से कर पाने के 100% योग्य बन चुके हो। ठीक है, तो टेम्परेरी हेल्प दैट रेस्पॉन्स टू द लर्नर, उसको कहते हैं स्कैफोल्डिंग। एक सेकंड बच्चे, सॉरी। ठीक है, टेम्परेरी हेल्प फ्रॉम ए टीचर, कोई भी टेम्परेरी हेल्प मिल गई, किसी टीचर से मिल गई, अडल्ट से मिल गई, आपने किसी मोर कैपेबल पीयर से मिल गई, उसी को स्कैफोल्डिंग कह देते हैं। स्पोर्ट में इंक्लूड प्रॉम्प्ट्स, मॉडलिंग, हिंट्स, क्वेश्चनिंग एंड फीडबैक, हेल्प इज एडजस्टेड टू द लर्नर्स नीड्स। ठीक है, ये सारी बातें आप पढ़ सकते हो, सिंपल सी बात है। स्कैफोल्डिंग और जीपीडी को आपने देख लिया बहुत बढ़िया तरीके से। देखो, अब हमारी विगोत्स्कीज की थ्योरी भी कंप्लीट हो गई है, लास्ट पेज है, देख लेना थोड़ा सा कि प्राइवेट चिल्ड्रन टॉक टू देमसेल्फ टू गाइड एक्शन, प्राइवेट स्पीच बिकम्स मोर इंटरनल विद एज। ठीक है, ये सब आप छोटे मोटे मेक बिलीव प्ले पढ़ लेना एक बार, कुछ भी नहीं है। अब सवालों पे आते हैं हम, हमारा जितना एग्जाम में सवाल आते हैं सारी थ्योरी हो गई, अब सारे सवाल हो जाएंगे। आ जाओ, देखो, स्कैफोल्डिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग थ्योरीज रेफर्स टू टेम्परेरी सपोर्ट इन लर्निंग बाय एडल्ट्स। पहला करेक्ट आंसर हो गया। देखो कितने फटाफट होंगे, सारे पीवाई क्यों है, सारे के सारे पीवाई क्यों है, सारे के सारे पीवाई क्यों है। अकॉर्डिंग टू विगोत्स्की जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, अच्छा जेपीडी क्या है, गैप था, किस किस का गैप, खुद से कितना कर सकता है और किसी की हेल्प से कितना कर सकता है, तो कहीं है गैप बिटवीन द चाइल्ड कैन डू एंड विद द असिस्टेंस, थर्ड हो गया आंसर। चलो, one of the major difference in the theories of Jean Piaget and Levo Vygotsky is, देखो मेजर डिफरेंस क्या था, जो मेजर डिफरेंस क्या है, जीन इन द थ्योरीज ऑफ जीन पिजेट एंड लीव विगोत्स्की। Piaget emphasized on the role of language in cognitive development. Vygotsky gave primary importance to heredity. Vygotsky emphasized the role of culture. देखो, मैंने क्या कहा था, विगोत्स्की क्या थी, सोशियो कल्चरल थ्योरी थी, उसने क्या कहता पूरा को पूरा ध्यान समाज 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 पे लगा दिया था। ये लाइन देखो, विगोत्स्की ने एम्फेसाइज मतलब जोड़ दिया किस पे, रोल ऑफ कल्चर पे, मतलब कल्चर कहां से आएगा, समाज से ही आएगा, रोल ऑफ कल्चर इन कोग्निटिव डेवलपमेंट। तो आंसर क्या आंसर हो गया इसका, थर्ड पार्ट। ये मेजर डिफरेंस था कि विगोत्स्की ने सारा का सारा तो सोशियो कल्चरल थ्योरी बना दी थी अपनी। ये मेजर डिफरेंस पूछना, जीन पिजेट ने इतना बात नहीं करी सोशियल कल्चर थ्योरी पे। आ जाओ, अगला सवाल देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पेयर ऑफ पिजेटियन स्टेज एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। अब एक बात बताओ, कंक्रीट ऑपरेशनल, ठीक है, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक मैंने बता दी, अब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। अरे अब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग अब देखना स्लाइड में पीछे, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग कब डेवलप होती है बच्चे की, जब वो 11 से 15 साल की उम्र में होता है या उससे बड़ी उम्र में होता है। और ये कब आता है, ये आती थी फॉर्मल वाले में, इसमें फॉर्मल फॉर्मल ऑपरेशनल में, फॉर्मल रीजनिंग में। ठीक है, अच्छा तो मतलब ये ऑप्शन तो नहीं होगा। ऐसे ही यहाँ पे देखो, फॉर्मल ऑपरेशनल है, कैरेक्टरिस्टिक है हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग, मैथमेटिकल प्रॉब्लम हायर वाली भी सिस्टमेटिक वे से लगाने लग जाए, और ऊपर से हाइपोथेटिकल एक प्रॉब्लम के ज्यादा सॉल्यूशन सोचने लग जाए। वो कौन सी स्टेज थी, 11 से 15 साल वाली या इससे बड़ी वाली, ये कौन सी वाली होती है, फॉर्मल ऑपरेशनल। तो फर्स्ट पार्ट इज द करेक्ट आंसर। देखा, वो थ्योरी को एज इट इज रट लोगे ना, कोई भी सवाल नहीं रहेगा। वो उन स्लाइड्स को एज इट इज आप डाउनलोड कर लेना, मेरे नीचे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके, मजा आ जाएगा आपको।
इन ए क्लासरूम बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ पिजेट एंड विगोत्स्कीज व्हाट शुड बी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टीचर। अच्छा अच्छा, एक क्लासरूम है पिजेट और विगोत्स्कीज का, आप एक शिक्षक हो, तो आपके अंदर देखो, एक तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी देनी पड़ेगी, सीधी सी बात है। ये सारे बच्चों की मोरल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए हो रही है, तो बच्चों को फ्लेक्सिबिलिटी दो। क्या आप सीधा ट्रांसमीटर ऑफ नॉलेज बनोगे, उनको सिर्फ थोपोगे उनके अपने, क्या उनके आगे डिडक्टिव बनोगे, हिटलर बन जाओगे? नहीं नहीं, तो ये दोनों तो आंसर गलत हो गए। तो ये दो मोबिलिटी, ये ए और बी आंसर ठीक हो गया। कौन सा फर्स्ट पार्ट? ठीक है, आओ अगला सवाल। अगला था इन सोशो, हाँ एक वर्ड रह गया था, ये मैंने लास्ट के लिए छोड़ रखा था। अभी कंस्ट्रक्टिविस्ट का क्या मतलब होता है? कंस्ट्रक्टिविस्ट, कंस्ट्रक्टिविस्ट का मतलब है कुछ कंस्ट्रक्ट करना। क्या कंस्ट्रक्ट करना? मतलब खुद से ऑब्जर्व करके, खुद की ऑब्जर्विंग से अपने आप की नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करना, अपने आप की थिंकिंग को डेवलप करना। मतलब बच्चा अपनी खुद की ऑब्जर्वेशन थिंकिंग को भी कंस्ट्रक्ट करके नॉलेज गेन कर सकता है। उसी वर्ड को हम कंस्ट्रक्टिविस्ट कह सकते हैं, खुद से नॉलेज गेन करना, खुद से नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करना, है ना। और हर हर कोई इंसान करता है, आप भी करते हो, मैं भी करता हूँ, सब कुछ करता है। तो इसका मतलब क्या है? स्टूडेंट कंस्ट्रक्ट नॉलेज बाय इंटरेक्टिंग विद ईच अदर एंड द टीचर्स। क्योंकि विद ईच अदर एंड टीचर्स क्यों आया यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे सोशियो भी है, मतलब सामाजिक कंस्ट्रक्टिविस्ट, सामाजिक तरीके से कंस्ट्रक्ट करना। तो सामाजिक है मतलब उसको अपने दोस्तों से, टीचर से इंटरेक्ट करना पड़ेगा। तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा हुआ? थर्ड ऑप्शन। अगर सोशियो नहीं लिखा होता तो कंस्ट्रक्टिविस्ट भी एक एग्जाम में आता है, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम में कंस्ट्रक्टिविस्ट भी आता है। इसमें आप साफ साफ समझ सकते हैं कि खुद की थिंकिंग, खुद की नॉलेज से सोच के और नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करना और थिंकिंग को डेवलप करना। चलिए, तो हमने यहाँ पे पिजेट, विगोत्स्कीज और कोलबर्ग इतना अच्छे से कर लिया है। आपके एग्जाम से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। इस थ्योरी को 2 बार रिवाइज करना और क्वेश्चन लगा के देखना, कोई भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो आपसे नहीं बने। 4 से 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। 3 सवाल तो आते ही आते हैं, 4 भी आते हैं, कई बार 5 भी आते हैं। तो मिलते हैं आपको अगले ही ऐसे मस्त वीडियो में। जय हिंद।